आइंस्टाइन के सबसे फेमस आइडियाज में से एक है ब्लैक होल। लेकिन इसके बिल्कुल दिल में, इसके केंद्र में एक बहुत बड़ा विरोधाभास छिपा है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या हो अगर ब्लैक होल्स के बारे में जो कुछ भी हम आज तक जानते या समझते आए हैं वो गलत हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब फिजिक्स की बुनियाद तक को हिलाकर रख सकता है। और ये चौंकाने वाला दावा किसी और का नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के एक मैथमेटिशियन डॉक्टर रॉय कर का है। सोचिए, उन्होंने 1963 में ही सिर्फ मैथ्स के दम पर यह दिखा दिया था कि वो सिंगुलैरिटी, जिस पर आइंस्टाइन को भी यकीन था, शायद असल में है ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि ये सिंगुलैरिटी आखिर है क्या भला? इसे एक ऐसा थ्योरेटिकल पॉइंट माना जाता है जहां डेंसिटी और ग्रेविटी दोनों इन्फिनिट हो जाती हैं। मतलब एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के सारे नियम फेल हो जाते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि यह ब्लैक होल का दिल है। और यहीं से असली पहेली शुरू होती है। अगर ग्रेविटी का जो सोर्स है वो ही मौजूद नहीं है, तो फिर ब्लैक होल किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच कैसे सकता है? इसका मतलब क्या ये हुआ कि ब्लैक होल्स असल में एक धोखा है, कि वो है ही नहीं? चलिए पता लगाते हैं। ओके, तो इस पैराडॉक्स को समझने के लिए हमें पहले आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी को एक बिल्कुल नए एंगल से देखना होगा। हम सबने वो वाला मॉडल तो देखा ही है ना? एक चादर, उस पर एक भारी सी गेंद रखी और चादर झुक गई। पर पता है, इस मॉडल में एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये ग्रेविटी को समझाने के लिए खुद ग्रेविटी का ही इस्तेमाल करता है, जो लॉजिकली सही नहीं बैठता। तो फिर इसे समझने का बेहतर तरीका क्या है? चलिए रिवर मॉडल की बात करते हैं। कल्पना कीजिए कि स्पेस टाइम कोई चादर नहीं बल्कि एक बहती हुई नदी है, और इस नदी का जो बहाव है वही हमें ग्रेविटी की तरह महसूस होता है। तो ये मॉडल काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। मान लीजिए स्पेस टाइम एक नदी है। अब जो भारी चीजें हैं, जैसे कि कोई तारा, वो इस नदी में एक गहरा झरना या कहे कि एक भंवर बना देती हैं। अब जो भी चीज आसपास होगी वो नदी के बहाव के साथ उस झरने की तरफ खिंचती चली जाएगी। और इवेंट होराइजन वो पॉइंट है जहां नदी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि वो लाइट की स्पीड को छू लेता है। ये रिवर मॉडल सुनने में और समझने में काफी आसान लगता है ना? लेकिन जैसे ही हम इसे एक ब्लैक होल पर अप्लाई करते हैं, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। एक ऐसी प्रॉब्लम जो यूनिवर्स के सबसे फंडामेंटल नियम को ही तोड़ने लगती है। जरा सोचिए इस बारे में। अगर इवेंट होराइजन पर स्पेस टाइम की नदी लाइट की स्पीड से बह रही है, तो उसके अंदर लाइट को भी बाहर निकलने से रोकने के लिए इस नदी को प्रकाश से भी तेज बहना होगा। इसके सिवा कोई और चारा ही नहीं है। और बस यहीं पर वो पैराडॉक्स सामने आता है, क्योंकि जनरल रिलेटिविटी का सबसे बेसिक रूल ही यही है कि कोई भी चीज, कुछ भी, यहाँ तक कि खुद स्पेस टाइम भी लाइट से तेज नहीं चल सकता। तो हो क्या रहा है? थ्योरी खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझने की है कि सिंगुलैरिटी कोई असली फिजिकल जगह नहीं है, बल्कि ये वो पॉइंट है जहाँ हमारी फिजिक्स की समझ जवाब दे जाती है। ये मैथ्स का एक सिग्नल है कि सुनो, हमारे मॉडल में कहीं कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। और अब एंट्री होती है रॉय केयर की और उनके उस क्रांतिकारी आइडिया की जिसने इस पूरे पैराडॉक्स का एक बेहद खूबसूरत सॉल्यूशन पेश किया। तो पुराने मॉडल में इतनी बड़ी, इतनी घातक गलती क्या थी? सिर्फ एक छोटी सी बात। उसमें ये मान लिया गया था कि ब्लैक होल्स स्टेशनरी होते हैं, मतलब वो घूमते नहीं हैं। पर क्या वाकई ऐसा है? फिजिक्स का एक बहुत ही बेसिक नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आसान भाषा में कहें तो कोई चीज अगर घूम रही है तो उसका घुमाव कहीं गायब नहीं होता। तो सोचिए, जब एक घूमता हुआ तारा सिकुड़कर ब्लैक होल बनता है तो उसका वो सारा घुमाव कहाँ जाएगा? जाहिर है उस ब्लैक होल में ही जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक होल को घूमना ही पड़ेगा, वो स्थिर रह ही नहीं सकता। और ये एक चीज, ये घुमाव सब कुछ बदल कर रख देता है। देखिए, रुके हुए मॉडल में तो सारा मैटर सीधा एक पॉइंट पर जाकर क्रश हो जाता है, लेकिन केयर के घूमने वाले मॉडल में मैटर एक भंवर की तरह गोल गोल घूमता हुआ अंदर जाता है, और घूमने से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होता है वो मैटर को सेंटर में एक पॉइंट पर सिकुड़ने से रोकता है, और नतीजा, सेंटर में एक पॉइंट की जगह एक रिंग बन जाती है, एक छल्ला।
यही था केयर के काम का सबसे हैरान कर देने वाला नतीजा कि ब्लैक होल के सेंटर में कोई इन्फिनिटली डेंस पॉइंट नहीं है, बल्कि वहां मैटर का एक बहुत ही तेजी से घूमता हुआ छल्ला है। सिंगुलैरिटी एक पॉइंट नहीं, एक रिंग है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आइंस्टाइन गलत थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये हमें दिखाता है कि साइंस काम कैसे करता है। ये सवाल आना तो लाजमी है कि अगर आइंस्टाइन ब्लैक होल के अंदर की कहानी सही नहीं बता पाए, तो क्या उनकी पूरी जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी पर ही सवालिया निशान लग जाता है? इसका जवाब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही छिपा है। ये नंबर देखिए, 20,000 किलोमीटर। ये वो ऊंचाई है जिस पर हमारे जीपीएस सैटेलाइट्स पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। अब देखिए, इतनी ऊंचाई पर ग्रेविटी थोड़ी कमजोर होती है, और आइंस्टाइन की थियरी कहती है कि जहां ग्रेविटी कमजोर हो वहां समय थोड़ा तेज चलता है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। तो सैटेलाइट पर लगी घड़ियां जमीन पर हमारी घड़ियों से थोड़ा तेज भागती हैं। अगर हम जनरल रिलेटिविटी के फॉर्मूले से इस छोटे से फर्क को लगातार ठीक ना करें ना, तो हमारा जीपीएस कुछ ही मिनटों में बेकार हो जाएगा। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि आइंस्टाइन की थियरी कितनी ज्यादा सटीक है। और साइंस ऐसे ही तो आगे बढ़ता है। ये एक तरह का अपग्रेड है। देखिए, न्यूटन के नियम आज भी रॉकेट लॉन्च करने के लिए परफेक्ट है। आइंस्टाइन के नियम हमें जीपीएस चलाने और दूर की गैलेक्सीज को समझने में मदद करते हैं, और केयर का काम हमें ब्लैक होल के अंदर झांकने की एक खिड़की देता है। हर नई थियोरी पुरानी वाली के कंधों पर ही तो खली होती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सवाल अब ये है कि उस घूमती हुई रिंग के अंदर क्या हो रहा है, और इसे समझने के लिए हमें फिजिक्स की अगली सबसे बड़ी छलांग लगानी होगी। हमें चाहिए क्वांटम ग्रेविटी की एक थ्योरी, एक ऐसी थ्योरी जो बहुत बड़े यानी जनरल रिलेटिविटी को बहुत छोटे यानी क्वांटम मैकेनिक्स के साथ जोड़ सके। तो एक आखिरी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर ब्लैक होल का सेंटर एक डेड एंड नहीं है बल्कि एक रास्ता है, एक घूमता हुआ छल्ला, तो ये रास्ता हमें कहाँ ले जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों की खोज में लगा देता है।